हेलो दोस्तों, आज अपन को पढ़ना है फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। क्या है ओम का नियम। तो सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि ओम का नियम क्या कहलाता है। तो अपन को देखो, इसको अपन अच्छी तरह से समझेंगे कि ओम का नियम क्या कहलाता है। कि जैसे अपन किसी चालक तार पर मान लिया, कोई चालक तार है जैसे चांदी का, सोने का या फिर एल्यूमिनियम का, किसी भी कापर का। तो ये क्या हो गया, चालक तार। तो किसी चालक तार की भौतिक अवस्था क्या होती है। यहाँ पर चालक तार रखा होता है। देखो आप ज़्यादातर देखते होंगे कि चालक तार ताप, दाब एवं लंबाई इन पर आधारित होता है। ताप ऐसी कि देखो अपन कहाँ कहीं पर चालक तार के यहाँ बाहर रखा है तो वहाँ पर धूप निकली है तो वहाँ क्या होगा, गर्म होगा। यहाँ पर दाब अलग होगा। अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा दाब है, वहाँ पर चालक तार गुजर रहा है तो उसका उस पर ओम के नियम अलग इफेक्ट पड़ेगा। और लंबाई है तो लंबाई पर उसका चालक तार का पर ओम का नियम अधिक अलग इफेक्ट करेगा। ठीक है। तो अपन किस तरह पढ़ेंगे कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं क्या है, ताप, दाब और लंबाई क्या हो, कोई परिवर्तन ना किया जाए या जैसा है वैसा ही रहे सेम, तो क्या होगा। तो चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती। मतलब अगर विभव बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी, और धारा बढ़ेगी तो क्या होगा, विभव बढ़ेगा। और धारा घटेगी तो विभव घटेगा, विभव घटेगा तो धारा घटेगी। ठीक है, ये क्या होता है, इसके समानुपाती होता है। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई आदि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है तो चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर लगता है, उसमें प्रवाहित धारा क्या होती है, इसकी समानुपाती होती है। तो अपन इसको इस तरह लिख सकते हैं, क्या है ओम का नियम। तो इस यहाँ ये देखो अनुपातिक निशान गया तो यहाँ पर क्या गया, आर एक अनुपातिक स्थिरांक गएगा जो क्या है, चालक का प्रतिरोध कहलाता है। ये क्या होता है, ओम का नियम। अब ओम की नियम की उत्पत्ति कैसे हुई अपन को सबसे पहले ये समझना है। तो ओम की नियम की उत्पत्ति अपन समझते हैं किस तरह, ए चित्र के माध्यम से। कि अपन क्या मान लिया कि एल लंबाई के क्या है, चालक तार क्या है, एल लंबाई के कितनी भी लंबाई हो सकती है चालक तार की, तो मैंने इसको ये लंबाई क्या मान लिया, एल। तो एल लंबाई का एक चालक तार है। अब इसमें देखो ये इस तरह जा रहे हैं एरो के निशान में, क्या है इसमें जा रहे हैं, धारा प्रवाहित हो रही है। क्या हो रही है, धारा प्रवाहित। इनकी इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या मान ली अपन ने, ए। और इसका प्रतिरोध देखो, चालक तार की कुछ ना क्षेत्रफल तो होगा कि नहीं होगा। तो अपन ने इसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या मान लिया अपन ने, ए मान लिया। तो अपन देखो अब इसको चित्र को अपन ने समझ लिया। इसको अपन अब किस तरह लिखेंगे कि माना एल लंबाई का एक तार है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, ए। इसका देखो ए अनुप्रस्थ काट हो गया कि नहीं, इसका क्षेत्रफल क्या है, ए। इसके प्रति एक अंक आयतन उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपन ने क्या मान ली, इनकी प्रति एक अंक मतलब इतने छोटे क्षेत्रफल अपन ने इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या मान ली, एन है। तथा इलेक्ट्रॉनों का अनुमान वेग क्या है, देखो अनुमान वेग क्या कहलाता है, किसी निश्चित समय में विभव प्रवाहित होने वाली इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है, अनुमान वेग। तो देखो तथा इलेक्ट्रॉनों का अनुमान वेग क्या है, वी डी। क्या है, वी डी। तो अपन क्या करेंगे, अतः आप क्या करेंगे, अतः तार में प्रवाहित धारा क्या होगी, धारा क्या होगी, आई बराबर क्या, अतः तार में प्रवाहित धारा क्या होगी, आई बराबर 1 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो देखो अब 1 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, कि देखो अपन 1 सेकंड में क्या इलेक्ट्रॉन इससे गुजर रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे, एन इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, कितने गुजर रहे हैं, एन। तो अपन क्या करेंगे, 1 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या करेंगे, एन इलेक्ट्रॉन मान लिए अपन ने। देखो, इनका वेग क्या हो अपन ने मान लिया, अनुगामी वेग क्या मान लिया, वी डी। क्या मान लिया, वी डी। और कितने क्षेत्रफल से होकर गुजर रहे हैं, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए से होकर गुजर रहे हैं। और अपन क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, ई। तो अपन इन दोनों को गुणा करके क्या निकल गया, इसमें प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की प्रवाहित धारा पता चल जाएगी। क्या चल जाएगी, पर इससे चालक से प्रवाहित धारा 1 सेकंड में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, उसमें प्रवाहित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उनका अनुमान वेग और उसके क्षेत्रफल और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, इनका सबका गुणा कर देंगे तो क्या जाएगी अपने उसमें प्रवाहित धारा। ठीक है। अब इस धारा के बाद देखो अपन इसको धारा को व्यवस्थित करके लिख लिया। ठीक है। अब एवं विभवांतर के कारण तार के किसी भी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो जब धारा एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगी तो उसमें क्या होगा, विभवांतर के कारण तार के किसी बिंदु पर क्या हो गया, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ई बराबर भी अपॉन क्या होगी, एल। ई बराबर भी अपॉन एल क्या होगी, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एल मतलब लंबाई होगी इसकी, और क्या भी क्या होगा इसका विभवांतर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ई बराबर भी अपॉन एल। एवं
इस तीव्रता के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल। अब बल किस तरह ज्ञात करते हैं? बल बराबर करता है एफ ई या बल बराबर होता है एफ बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश गुणा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश का है ई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? वी अपॉन एल। तो अपन ने वी अपॉन एल का मान यहाँ पर रख दिया, तो एफ बल बराबर क्या आ गया? ई इंटू वी अपॉन एल। इस बल के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन का त्वरण त्वरण क्या होता है? ए बराबर एफ अपॉन ए। जहाँ यहाँ पर क्या है? एम एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। क्या है यहाँ पर जो ये दिया गया है एम, वो इलेक्ट्रॉन का क्या है? एक द्रव्यमान है। ठीक है, तो अपन इसको एम को क्या मान लेंगे कि ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो त्वरण बराबर क्या होता है? एफ अपॉन एम। तो देखो यहाँ पर एफ का मान अपन ने यहाँ निकाल लिया था, तो यहाँ पर रख देंगे, क्या आएगा? देखो एफ का मान अपन ने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, तो ए बराबर क्या आ गया? ई भी एल। देखो यहाँ पर आप एम पहले से लिखा था, हम लिख दिया। ठीक है, तो ए बराबर क्या आ गया? त्वरण बराबर क्या आ गया? ई वी अपॉन एल एम। चूँकि तार के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन लगातार ही धन आयनों से टकराते रहते हैं। तार के अंदर क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या करते हैं? लगातार एक दूसरे से टकराते रहते हैं। तो किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के में लगा समय क्या कहलाता है? क्रांतिकाल। जब इन दो टक्करों में जो समय लगता है उसको हम क्या कहते हैं? अब तार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन टकराते हैं एक दूसरे से, मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो वे क्या करते हैं? उनके बीच जो टकराते हैं, तो किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय क्या कहलाता है? शांतिक काल कहलाता है। इसे अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इससे। इसका एक सिंबल क्या है? इस तरह का है। इसको अपन क्या कहते हैं? टाउ से प्रदर्शित करते हैं। किससे? टाउ से। अतः एक शांतिक काल में इलेक्ट्रॉन द्वारा विद्युत क्षेत्र का विपरीत दिशा में प्राप्त वेग क्या कहलाता है? इसको अपन क्या गति के प्रथम नियम से v बराबर यू प्लस ए टी से अपन ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब इसको हम प्रारंभिक वेग तो क्या है इसका? जीरो। तो v बराबर क्या आ गया? प्रारंभिक वेग अपन ने क्या रख लिया? इसका जीरो। ठीक है, तो एक अपन देखो यहाँ पर अब क्या करेंगे? यहाँ पर अपन ने देखो यहाँ पर अपन ने ए का मान रख दिया, ए वाला, तो क्या आ जाएगा इसका? ई वी अपॉन जे टी इंटू जो को आएगा क्रांतिक काल का होगा, जो अपन ने यहाँ समय की जहाँ पर हमने क्या रख दिया? क्रांतिक काल का मान। ठीक है, तो भी बराबर क्या आ गया? ई वी क्रांतिक काल, इसको टाउ, क्या इसको क्या कहते हैं? ई वी टाउ अपॉन एल एम। प्रत्येक टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉन का वेग शून्य हो जाता है तथा पुनः बढ़ते बढ़ते भी हो जाता है, और यह क्रिया बार बार होती है। जब देखो इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराते हैं तो क्या हो जाता है? उनका वेग शून्य हो जाता है। फिर दोबारा भी जब चलते हैं तो उनका वेग क्या हो जाता है? दोबारा भी हो जाता है। तो यह क्रिया क्या होती है? बार बार चलती है, तो यह अनुमान वेग क्या होगा? वी डी बराबर देखो प्रारंभिक जीरो, फिर जब ये चलेंगे तो क्या हो जाएगा? उनका वेग भी, तो अपॉन टू। तो वी डी बराबर अनुमान वेग क्या हो गया? वी अपॉन टू। तो उसको अपन देखो यहाँ अनुमान वेग है, उसको उसका अपन क्या करें? भी की यहाँ पर इसमें अनुमान वेग अपन को निकालना है। तो अनुमान वेग में क्या करेंगे अपन? इस भी का मान यहाँ पर, यहाँ से इस भी का मान यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका भी का मान क्या था? ई भी टाउ अपॉन एल अपॉन एम, ई वी टाउ अपॉन एल एम। तो अपन को क्या, इसको अपन यहाँ पर रख देंगे, तो क्या होगा? ई वी टाउ टू एल एम। देखो यहाँ पर टू पहले से लिखा, तो यहाँ पर टू लिख दिया। अब देखो अनुमान वेग का मान समीकरण नंबर एक में रखना पड़ा। समीकरण नंबर एक क्या है? अपन ने इसको माना था समीकरण नंबर एक, आई बराबर ई एन ई वी अनुमान वेग इंटू ए। ठीक है, तो अपन ने इसको मान समीकरण नंबर एक में रख दिया। तो समीकरण नंबर एक को अपन यहाँ पर यहाँ से अपने इसका समीकरण नंबर एक में मान रख दिया। तो एन ई बराबर ई इंटू वी टाउ ए इंटू टू एल एम। एक अब इसको हम कहाँ रख दी? समीकरण नंबर एक में, तो इस तरह लिख दिया। अब देखो यहाँ पर देखो ए भी है। ठीक है, ए भी का गुणा कहाँ होगी? जब इस तरफ आया तो इस कहाँ गया? इसके बटे में। तो यहाँ पर क्या बचा? एन, देखो यहाँ पर दो ही है, तो ए का होगा स्क्वायर। टाउ लिखा था लिख दिया, ए लिखा था लिख दिया, अपॉन के लिखा था टू एल एम, तो लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसका क्या होगा? प्रतिलोम। क्या होगा? प्रतिलोम। पलट गए तो देखो यहाँ पर आई ऊपर पहुँच गया, भी नीचे आ गया, भी ऊपर पहुँच गया और आई नीचे आ गया। ठीक है, तो बराबर क्या हो गया? टू एल एम ऊपर पहुँच गया और एन ई स्क्वायर जे टाउ इंटू ए, ये क्या आ गया? नीचे आ गया। अब इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है आर। क्या होता है? टू एल एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए। ये क्या होता है? यदि इसका मान क्या होता है? आर। यदि क्या हो? ताप निश्चित हो। क्या हो? निश्चित हो। तो अपन ने इसकी यहाँ पर क्या मान लिया? अपन ने इसको क्या कर दिया? तो यहाँ पर तो मैंने पहले लिख दिया कि दोनों को ओम का नियम तब लागू होता है जब ताप दाब लंबाई निश्चित होती है, ताप दाब लंबाई निश्चित होगी। तो अपन ने क्या कर दिया? इसका मान क्या रख दिया? आर। तो वी आई
अपॉन आर बराबर होता है क्या होता है भी अपॉन आई बराबर क्या होता है आर। अब देखो अपन को क्या चाहिए भी का मान, तो अपन जी आर का गुणा कहाँ कर देंगे, आई का गुणा कहाँ कर देंगे आर से, तो क्या भी बराबर क्या गया आई आर, यही क्या है ओम का नियम। ठीक है, इसकी उत्पत्ति वाला क्वेश्चन परीक्षा में ज़्यादातर पूछा जाता है, ओम का नियम लिखिए तथा इसकी उत्पत्ति किस तरह हुई है। तो अपन इसकी उत्पत्ति अपन ने पूरी तरह पढ़ ली, इसको आप इस तरह से नोट कर लें। ठीक है, इसको यहाँ से सम नोट्स को टॉपिक बाई स्टेप बाय स्टेप इसको यहाँ से नोट कर लें। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।